Assalamu alaikum students, this is your biology teacher Faisal Said. स्टूडेंट जैसा आपको मालूम है हम लोग चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायो एनर्जेटिक डिस्कस कर रहे हैं और इन ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जिस हद तक पॉसिबल हो सके उन्हें विजुअलाइज कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ ये है कि मैंने आपको इसका जो आधा पार्ट है इस चैप्टर का जो कि फोटोसिंथेसिस और उसके लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से रिलेटेड था, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स तक ही लिमिटेड होता है, लेकिन जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अगर आप कंपैरिजन करें, फोटोसिंथेसिस डे लाइट प्रोसेस है ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट रेस्पिरेशन 24 आवर्स प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन बेसिकली अगर हम कहें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि फिर अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। जहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो अगर हम डिस्कस करें तो उसके 3 स्टेप्स हैं। द वन इज ग्लाइकोलिसिस, द सेकंड वन इज क्रेब्स साइकिल एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अच्छा, जो एमसीक्यूज के पॉइंट्स बनते जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा अगर मैं लिख सकूं या मैं आपसे वर्बली पूछ सका। मेरी कोशिश होगी इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूं जो आपको इस पूरे चैप्टर की एक समरी जो है उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। जब आप एरोबिक की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा फिर क्रेब्स साइकिल और ईटीसी होगा। और अगर एनारोबिक देखें तो उसमें भी पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा या जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और दूसरा फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब पहला एमसीक्यूज क्या है? द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो वो आंसर है ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि देखें एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरोवेट या पायरोविक एसिड, और यहाँ पर भी एरोबिक में भी यही हो रहा है ग्लाइकोलिसिस। अब अगर ये कॉमन स्टेप है तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्लाइकोलिसिस के आगे क्रेब्स साइकिल और ईटीसी हुआ तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाया जाएगा, और अगर ग्लाइकोलिसिस के आगे फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुई तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर कोई कहे कि एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोविक एसिड है, पायरोवेट है। और अगर कोई कहे कि द एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड इज नोन एज, तो इसका मतलब है वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोवेट है, उसकी फर्दर एरोबिक तरीके से ब्रेक डाउन क्रेब्स साइकिल है। फिर ये आते हैं, इसका भी एंड प्रोडक्ट पायरोवेट है ना ग्लाइकोलिसिस में। तो अगर कोई पूछे कि द एन एरोबिक ब्रेक डाउन यानी एन एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड, तो तब उसको आप फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड। अच्छा, फर्मेंटेशन अगर आप कहते हैं तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह फर्मेंटेशन करते हैं। लेकिन जब आप लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहते हैं तो मल्टी सेलुलर, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, हमारी बॉडी में जो आपने मसल फैटिक का टॉपिक पढ़ा है तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन नहीं कहलाया जाता है। फर्मेंटेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल इथानॉल है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड प्रिपेयर होता है या सिंथेसाइज होता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखें एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो इसको हम कंबस्टन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। अच्छा, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एरोबिक ब्रेकडाउन यानी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, अब अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस में ये CO2 और H2O रिएक्टेंट थे और एनर्जी सनलाइट थी, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट क्या था फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पायर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है उसका ऑपोजिट है बिल्कुल एरोबिक रेस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो उसके प्रोडक्ट है ये और ये, यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट अब रेस्पायरेशन में रिएक्टेंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, कंबस्टन होगी यानी ऑक्सीडेशन होगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट, H2 एज ए प्रोडक्ट और 673 किलो कैलोरी एनर्जी एज ए प्रोडक्ट रिलीज हो रही। तो वहां पे जो सोलर एनर्जी थी वो यहाँ केमिकल एनर्जी, और ये बेसिकली एनर्जी एटीपी को सिंथेसाइज और एटीपी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होगी। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एनाबॉलिज्म में बेसिकली चीजें सिंथेसाइज होती हैं, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, आप अच्छे से जानते हैं। कलेक्टिवली एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहां अगर आप देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल विदाउट एनी ऑक्सीजन इट विल ब्रोकन डाउन। अच्छा, वो स्टेप अभी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि पहले एसिटिक एसिड बनता है, फिर उसके बाद जो है ना वो फर्दर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C2H5OH इथेनॉल इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 28 किलो, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन में रिलीज होने वाली जो एनर्जी है इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनारोबिक रेस्पायरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी 28 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत कम है एरोबिक रेस्पायरेशन के मुकाबले में। अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, हम इस डायग्राम में एरोबिक रेस्पायरेशन को पहले टारगेट करेंगे और ये डायग्राम हम एरोबिक रेस्पायरेशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एक MCQs है वो ये कि एरोबिक रेस्पायरेशन का जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, वो सेल के अंदर कहां होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिहाज से ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहां होता है। अब ये मुझे बताएं कि हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें ये वाला जो ऑर्गेनेल है ये ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियन, एक को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। अब सवाल यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म, ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है। तो आपको आपका आंसर मिल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। यानी हमेशा याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरोविक एसिड, और यहां ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोलाइसिस जब होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें, यहां देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस से हमें NADH मिलता है। ठीक है, और कितने मिलते हैं, 2, यानी हमें 2 NADH मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। और इसके अलावा हमें क्या मिलता है वो इस एरो के नीचे यहां भी अभी डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, 2 NADH मिलते हैं और हमारे पास 2 NADH के अलावा ATP भी प्रोड्यूस होते हैं, और कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं वो भी लिख लेते हैं, 2। यानी वैसे अगर ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ग्रॉस ATP 4 होते हैं मगर हम नेट ATP 2 ATP लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसकी वजह बताऊंगा। यानी ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो आपको 2 मेन चीजें हैं, 2 NADH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, NADP जो था वो फोटोसिंथेसिस में था सिर्फ हाइड्रोजन कैरियर। NAD ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन कैरियर है। तो याद रखिएगा वहां पे जो P है फॉस्फेट, यूं समझ लें फोटोसिंथेसिस का हाइड्रोजन कैरियर P फॉर प्लांट्स, P फॉर फॉस्फेट। तो आप याद रखिएगा
कि हाइड्रोजन कैरियर बहुत सारे NAD है, NADP है, FAD है, ठीक। तो उसमें से जो NADP होता है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, यानी लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन तक हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करता। और यहाँ हमारे पास ये NAD हाइड्रोजन कैरियर है। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में NADP हाइड्रोजन कैरियर होता है, मगर रेस्पिरेशन का हाइड्रोजन कैरियर NAD होता है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH और आपको 2 ATP भी मिलेंगे। तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो एंड प्रोडक्ट है पायरोवेट, ठीक है, वो पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, फिर पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करेगा। अच्छा, अब हमने क्या बात की थी, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ETC होता है। अब MCQ आता है कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने के लिए एक और रिएक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन, ठीक है। यानी बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल यू विल हैव लिंक्ड रिएक्शन। क्या होता है लिंक्ड रिएक्शन? असल में ग्लाइकोलाइसिस में जो बनता है पायरोवेट वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में यूज नहीं हो सकता। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले पायरोवेट या पायरोविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज करने के लिए बीच का एक छोटा सा स्टेप होता है जिसे लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लिंक्ड रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास होगा क्रेब्स साइकिल। अब हम इसे क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ पायरोवेट, ये हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वजूहात में अभी जब क्रेब्स साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच एक छोटा सा रिएक्शन है, लिंक्ड रिएक्शन, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में मिलाता है। सवाल यह है कि जब क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको ATPs मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2, यानी आपको यहां पर भी सिर्फ 2 ATP मिले। तो अगर आप एक चीज गौर से देखें, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की जो ATP के लिहाज से इंपॉर्टेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों की इंपॉर्टेंस हाइड्रोजन डोनर के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी आपके पास क्रेब्स साइकिल में अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्रेब्स साइकिल में यू विल गेट टोटल ऑफ 6 NADH एंड यू विल गेट 2 FADH, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल आपको क्रेब्स साइकिल से 6 NADH और 2 FADH मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से मिलने वाले NADH, FADH और यानी ये बेसिकली हाइड्रोजन कैरियर है, और यहाँ से मिलने वाले NADH ये सब मिलकर ये और ये हाइड्रोजन कैरियर, ये एरो कहाँ जा रहा है आप गौर से देखिएगा, सबसे लास्ट स्टेप में, और यहाँ से भी एरो यहाँ, यानी इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर होगा कौन सा रिएक्शन? ETC, ठीक है, जो कि इसका लास्ट और थर्ड स्टेप है, आखिरी। इसको अगर हम लिखना चाहें तो दैट विल बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो लास्ट वाले स्टेप में होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कंज्यूम होंगे। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होता है? ये मैट्रिक्स में होता है। लिंक्ड रिएक्शन भी मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स है, और ये जो ETC है ये इस मेम्ब्रेन में होगा। ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होगी, दोबारा दिखाता हूँ, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन अंदर, जिसको हम क्रिस्टी और क्रिस्टाई कहते हैं, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगा तो हमें 34 ATP हमें
मिलेंगी। ठीक है, तो अच्छा, लिंक्ड रिएक्शन जो है ना उससे भी हमें NADH मिलेगा। कितने NADH मिलेंगे वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो हमें मिलेंगे वो 2 NADH मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कशन की है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब कंज्यूम होंगे और हाइड्रोजन फ्लो होगा थ्रू ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, तो यू विल गेट 32। सॉरी मैंने यहाँ 34 लिख दिया है, इट इज एक्चुअल 32। अच्छा, टू समवेयर इट वुड बी, ये मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि समवेयर इट वुड बी 34, और अगर इफ़ यू वुड लाइक टू हैव बुक अकॉर्डिंग देखना चाहें तो इट इज़ 32 ATP। और किस तरीके से हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे देन यू विल गेट। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास ओवरऑल एक एरोबिक रेस्पिरेशन की एक समरी, जो हमने जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन की। तब हम इसके अगले स्टेप में डिटेल में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन का जिक्र, फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन बाय वन। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू डील विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि breakdown of one glucose into two pyruvate molecules। ठीक है, the breakdown of one glucose molecule into two pyruvate और pyruvic acid molecule is known as glycolysis। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और फिर हम बताते हैं कि it takes place in cytoplasm और it is common step between aerobic and anaerobic रेस्पिरेशन। तो जो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिसिस है, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इट इज कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और कंप्राइजेज ऑफ 10 स्टेप्स, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के जैसे लाइट रिएक्शन के 4 थे, डार्क के मेन 3 स्टेप, ये 3 फेजेस, ऐसे ही हम यहाँ बात करेंगे। इट कंप्राइजेज ऑफ 10 स्टेप्स। तो ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ डिटेल में इंशाल्लाह। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम जिक्र करते हैं, अब मेरी कोशिश है कि पहले इसको थॉरली समझाऊं एंड देन फिर अगर कोई इसको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक स्टोरी हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखें, पहले स्टेप में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है, देयर इज अ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो 1 glucose molecule should be converted into 1 glucose 6-phosphate। यानी पहले स्टेप में, स्टेप 1 में ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-phosphate। व्हाट डज इट मीन 6 phosphate नहीं, इट मीन्स दैट ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ग्लूकोज C6H12 इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज हाईली स्टेबल। तो इसको अनस्टेबल करना ज़रूरी है ताकि इसकी बॉन्ड को ब्रेक किया जा सके और उसमें से एनर्जी, और जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं यू बेटर नो दैट एनर्जी रिलीज होती। ग्लूकोज को पहले स्टेप में ग्लूकोज 6-phosphate बनाया जाता है। 6 मीन्स दैट द फॉस्फेट विल अटैच एट कार्बन नंबर 6 ऑफ द ग्लूकोज। सो ग्लूकोज विल बिकम ग्लूकोज 6-phosphate। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज 6-phosphate बनेगा। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ATP, 1 ATP, there is a 1, okay?
one ATP molecule have been consumed, utilized, and then one ATP will become one ADP. So adenosine tri will become adenosine diphosphate. Where is the third phosphate? The phosphate which have been given by this ATP is attached to the carbon number 6 of glucose and it will become glucose 6 phosphate. Okay. अच्छा, अब ये जो एक पॉइंट जो मैं यहाँ बताऊंगा उसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा. फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. तो अगर मैं कहूं कि यहाँ ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो रही है, मतलब ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो उसे कौन फॉस्फोराइलेट कर रहा है? एटीपी. और एटीपी उसको एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पर दे देता है और खुद एडीपी बन जाता है. ग्लूकोज से एनर्जी हमें निकालनी है, बट अगर आपको यहाँ नजर आए तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है. इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप कहते हैं. बिजनेस करेंगे आप तो आपको पैसा मिलेगा, मगर पहले बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको पैसा मिलेगा रिटर्न में. ठीक है, ये बात याद. इनपुट होगा तो आउटपुट मिलेगा. ग्लूकोज विल बिकम ग्लूकोज 6 phosphate by the use of one ATP and it will become one ADP, adenosine di, and it will become glucose 6 phosphate by the help of an enzyme, hexose kinase enzyme. ठीक है. जो फॉस्फेट ऐड करने वाला जो भी एंजाइम है वो सब काइनेज हैं. आगे जाके अभी आपको समझ में भी आएंगे, जैसे यहाँ भी है काइनेज. और चूंकि ग्लूकोज का जिक्र हो रहा है तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और हम उसको शुगर क्लास हेक्सोज भी कहते हैं, जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज. तो हेक्सोज काइनेज एंजाइम का नाम है. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा, अब पहला स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी, अच्छा अब ये अनस्टेबल है, इससे ज्यादा अनस्टेबल है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, कोई एडिशन, कोई इसमें रिमूवल किसी भी चीज की नहीं होगी. बस आप ये याद रखिएगा, इट इज द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. तो होगा क्या कि ग्लूकोज विल बिकम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. कोई फॉस्फेट ऐड और रिमूव नहीं हुआ. ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो आइसोमर हैं, तो और ये ज्यादा अनस्टेबल है. तो यहां जो एंजाइम यूज हो रहा है वो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज है. जैसे मैंने बताया ना आइसोमर है, तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज. ठीक है, दोबारा सुन लें. फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल. वैसे तो एंजाइम याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कहा जाए कि भाई ये एक स्टेप हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल. तो आपको इतना मालूम हो कि फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज. ठीक है, ये आपको क्लिक इससे हो रहा है. और जैसे मैंने कहा था फॉस्फेट ऐड होता है तो वो काइनेज वाले पॉइंट से, और हेक्सोज है तो ग्लूकोज के लिहाज से. और ये फॉस्फोग्लूकोज यहाँ देखिए, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज. हमेशा एंजाइम को ज्यादातर हम उनके सबस्ट्रेट के नाम से जो है ना उनका नाम रखते हैं. तो ये जरा इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा. अच्छा, स्टेप 2 में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, विच इज मोर अनस्टेबल. नाउ द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बिकम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. अच्छा, इसको बिस फॉस्फेट या बाय फॉस्फेट भी हम कहते हैं. दो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये मालूम हो कि यहां पर एक्चुअल में एक फॉस्फेट और ऐड हो रहा है. अच्छा, पहले कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट था, अब कार्बन नंबर 6 के अलावा कार्बन नंबर 1 पर भी, पहले कार्बन नंबर 6 पे तो था, कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट अटैच हो गया. अब ये फॉस्फेट कहां से आया? तो अगेन आप देखिएगा, एटीपी विल प्रोवाइड इट्स फॉस्फेट विल बिकम एडीपी, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बिकम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. यहाँ पे बिस और बाय बेसिकली दो फॉस्फेट हो गया ना, एक कार्बन नंबर 6 पे था, एक कार्बन नंबर 1 पे आ गया, तो कार्बन 1 और 6 पर फॉस्फेट है तो फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट. अब देखें नाम कैसे याद रखेंगे, फॉस्फो फ्रक्टोज. ये एंजाइम इसको, इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इसका सबस्ट्रेट है, ये टारगेट है इसका और ये प्रोडक्ट है इसका. तो फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज हो गया. काइनेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो फॉस्फेट जो जहां जब भी फॉस्फेट ऐड या जो है वो ऐड होगा तो उसके लिए एंजाइम काइनेज है. अच्छा, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट इज हाईली अनस्टेबल. अब कितने स्टेप हो गए? 3. अब देखिए, स्टेप 1 एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, स्टेप 2 यानी हम इन पहले यहां तक के जो स्टेप होंगे, अगर आप इसको लिखना चाहें तो
देखिए आप यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं, अगर आप यहाँ तक के स्टेप्स को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स हैं, इनको एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ तक हमने एनर्जी इन्वेस्ट की है बट हमें मिला कुछ नहीं, इनपुट हुआ है ना, अब आउटपुट हमें मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। देखें अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ये एक हाईली अनस्टेबल है, 6 कार्बन कंपाउंड है। इट विल ब्रोकन डाउन, स्टेप 4 स्टेप 5, इट विल ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। एक बनेगा Ga3P, शॉर्ट फॉर्म में इसको Ga3P कहेंगे, एक्चुअल में ये है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा, फ्रक्टोज 6 कार्बन है, तो इसके बीच में जब टुकड़े होंगे तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दोनों में 3 कार्बन, यानी इसका मतलब है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और एक कंपाउंड बनेगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP 3 कार्बन। इसका मतलब है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम, ओके, ये नाम याद रख लें आप। एल्डोलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ fructose 1,6 biphosphate into 1 molecule glycer aldehyde and 1 molecule dihydroxy acetone phosphate। अच्छा, ये जो एरो है ना, ये एरो, इसको जरा फोकस करें। पहले तो आपने बताया ये ब्रेक डाउन हुआ, एक ये बना और इसमें से एक ये बना, 3 कार्बन 3 कार्बन। ये एरो बता रहा है कि ये इंटरमीडिएट है, ये ज्यादा देर इसी कंडीशन में नहीं रहता। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विल देन अगेन कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड, यानी ग्लाइसरल्डिहाइड ऑलरेडी एक बन चुका है और ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था वो भी इसी तरह के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है मेरे पास Ga3P यानी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अब एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक तो डायरेक्टली बन रहा है ना और एक इस पाथवे से इनडायरेक्टली बन रहा है। तो इसका मतलब होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अब यहां कितने मॉलिक्यूल्स मैं लिखूंगा, ये अब गौर से देखिएगा, यहां से आगे हमारे पास अब जो है 2 मॉलिक्यूल्स मेंशन किए जाएंगे। यानी अब हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स मेंशन होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मेंशन होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखें यहां 1 है बट लिखते नहीं है, यहां भी 1 है वो भी नहीं लिखते, यहां भी 1 है, ग्लूकोज भी एक ही था, लेकिन जब वो 2 हो जाएगा तो फिर 2 मेंशन करते हैं, ठीक है। अब 3 होता, 4 होता या वो 5, 6, 7 कुछ भी होता वो, तो इसका मतलब है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से अगर कहीं पर ऐसा भी होता है वो बताते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड, यानी एक मॉलिक्यूल Ga3P का 3 कार्बन है तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं Ga3P जब बोलता हूं तो उसका मतलब है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को Ga3P, ठीक है, एब्रीवेट कर रहा हूं। लेकिन चूंकि बुक में भी मेंशन है और ये स्टेप आपको याद भी रखना होगा और अच्छा है कि आपको मालूम हो, ये स्टेप बता रहा है कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये यहां से आगे 2 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन था उसका रिवर्स है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। अगर आपको वो याद रहे, आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप अपने सामने रजिस्टर रख के मैच भी कर लें, देख भी लें, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखें ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप में बनेगा ग्लाइसरेट 1,3-bis या जिसको हम बायफॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं इसको यहां लेकर आऊं ताकि आपको समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको याद हो कार्बन डाइऑक्साइड जब राइबोलूज बायफॉस्फेट से, और मैंने वहां पे वो G3P क्यों लिखवाया था वो अब मैं बताना चाह रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जब राइबोलूज बायफॉस्फेट के साथ मिलता है केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में, प्रीवियस लेक्चर की बात करो,
तो वहाँ CO2 RuBP मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनता था G3P, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, तो वो ये रहा। अच्छा, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट अगले स्टेप में बनता था ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट, वो ये रहा। और उसके अगले स्टेप में वो बनता था ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो ये रहा। इसका मतलब है ये दो स्टेप अगर यहां से स्टार्ट करूं ऐसे और फिर यहां जाते हुए, ये है कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन की। अब वहां ग्लूकोज बनने का अमल था, यहां ग्लूकोज को तोड़ने का अमल है, तो ग्लूकोज की तरफ वो प्रोसेस जा रहा था, ये प्रोसेस ग्लूकोज से वापस आ रहा है। तो ये दो स्टेप आपको, अच्छा वहां ATP ऐड होता था, यहाँ ADP ऐड होके ATP बन के निकल रहा है। ये वाला पॉइंट भी आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं उसको बार बार जो है ना उसका नाम लेके यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा। तो अब ये चीज आप जरा गौर से देख लीजिएगा, दो यानी 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल बिकम 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां से आगे भी हम लिखेंगे 2, यानी यहां पर दे विल बिकम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ga3P, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स, ये अब Ga3P नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल्स अब हैं आपके पास ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट। अच्छा, जब वो एल्डिहाइड बना था तो हाइड्रोजन ऐड हुई थी, लेकिन अगर आप गौर से देखें ग्लाइसरल्डिहाइड विल बिकम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल बिकम ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये ऑक्सीडाइज होगा, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और ये NAD रिड्यूस होगा। 2 NAD ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन लेकर खुद बन जाएंगे NADH 2 NADH। तो ये इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये इट विल नो मोर एल्डिहाइड, अब ये बन जाए कार्बोनाइल ग्रुप रह जाएगा, अब ये बन जाएगा ग्लाइसरेट 1,3 बाय, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसने खुद को रिड्यूस किया, इससे हाइड्रोजन लेकर और इसको कर दिया ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट। और यहां PI का क्या मतलब है? अच्छा देखें, जब भी कोई फॉस्फेट एंजाइमेटिकली ऐड होता है जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी फ्री फॉस्फेट होता है वो, तो हम उसको PI लिखते हैं। व्हाट डज इट मीन? आई फॉर यहाँ पे I जो होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और ये एंजाइमेटिकली, और इसका एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। तो क्यों नाम है डिहाइड्रोजिनेज? यहाँ पे H मिसिंग है, डिहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो डिहाइड्रोजिनेज यानी इस जगह हाइड्रोजन को ग्लाइसरल्डिहाइड से निकाल के NAD को दिया जा रहा है, तो एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल बने ग्लाइसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट के? दो मॉलिक्यूल ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। अच्छा, अब अगर आप देखें ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट अगले स्टेप में बनता है ग्लाइसरेट 3, कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट 1 का फॉस्फेट गायब हो गया, तो भाई किधर गया फॉस्फेट? और ये बाय की जगह हमने हटा दिया, फॉस्फेट कर दिया, क्योंकि सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट। 2 ADP मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो इसके कार्बन नंबर 1 का फॉस्फेट लेंगे, चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 ADP दोनों मॉलिक्यूल्स में से उसके कार्बन नंबर 1 का फॉस्फेट लेकर खुद बन जाएंगे ATP, और ये हमारे पास ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट बनेगा ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। और यहां कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इसके भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। तो 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब 2 इसके मॉलिक्यूल्स, वो बनेंगे 2 ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट, उसके बाद वो बनेंगे 2 ग्लाइसरेट। तो यहां पर काइनेज एंजाइम देखें, काइनेज फॉस्फेट क्या किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है। अच्छा, अब यहां पे क्या है? फॉस्फोग्लाइसरेट। अब एंजाइम का नाम रखना याद रखना कितना आसान हो रहा है, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, जहां पे फॉस्फेट ऐड और रिमूव करवाएगा एंजाइम वो काइनेज है, ठीक है। अच्छा, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, ये वाले जो स्टेप्स हैं ये 2, ये कैल्विन साइकिल के रिवर्स स्टेप थे। तो स्टेप 6, स्टेप 7 और स्टेप 8 क्या है? देखें, स्टेप 8 में अब हमारे पास क्या बताया जा रहा है, जो ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट है इट विल बिकम ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट, ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट। और यहां हम ये चीज डिस्कस करते हैं
कि जब ये ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट बनेगा तो कोई फॉस्फेट 2 का मतलब क्या, पहले 3 फॉस्फेट थे अब 2 हो गए, बिल्कुल नहीं। 2 मतलब जैसे 3 का मतलब यहां पे बताया जा रहा है ग्लाइसरेट में कार्बन नंबर 3 पर एक फॉस्फेट है, अब बताया जा रहा है ग्लाइसरेट में कार्बन 2 पर फॉस्फेट है, तो सिर्फ फॉस्फेट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रही, समझे, अपनी लोकेशन चेंज करे, तो फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, अब ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट अगले स्टेप में बनेगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंजाइम इनोलेज, और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा H2O। अच्छा, ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट आगे जाके 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट के। तो कैसे बनेगा, ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। अच्छा, कितने होंगे, डेफिनेटली वो भी 2 ही होंगे, क्योंकि उसके लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो 2H2, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव होंगे। तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट विल बिकम फॉस्फोइनोल पायरोवेट। अच्छा, एक चीज जरा गौर से देखें आप, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, ग्लूकोज में कोई फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यस फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यस फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यस यहां भी फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, यहां भी फॉस्फेट है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इधर भी है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट मौजूद है। उसके बाद आगे देखिएगा, ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट, यहां भी फॉस्फेट है, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट, और फॉस्फोइनोल पायरोवेट यहां भी है। जब तक फॉस्फेट है तब तक एनर्जी को जो है वो हासिल किया जा सकता है। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो गौर से देखिएगा, ये जो स्टेप है इसको रिकवरी स्टेप कहते हैं, ठीक है। इस स्टेप को हमारे पास ये जो स्टेप है ये रिकवरी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के स्टार्ट में एक एटीपी कंज्यूम कर चुके थे और एक एटीपी यहां, तो 2 एटीपी वी हैव यूटिलाइज्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स, और हमें 2 एटीपी ही मिले हैं यहां, तो इसका मतलब है हमारा जो लॉस है वो पूरा हुआ है, अभी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो रिकवरी स्टेप कहलाया जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट अगले स्टेप में क्या बनता है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट अगले स्टेप में बनता है पायरोविक एसिड, या जिसे हम कहते हैं पायरोविक एसिड, या हम इसे पायरोवेट कहेंगे, ठीक है। और इसमें कोई फॉस्फेट नहीं मौजूद, 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसका फॉस्फेट रिमूव होगा और वो 2 एटीपी बन जाएंगे, और यहां पर हमारे पास अगेन कितने पायरोवेट बन रहे हैं, कितने पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो अब ये जो हमें 2 एटीपी मिले हैं इनको हम कहेंगे नेट एटीपी, ठीक है, ये हमारे पास नेट एटीपी है, या प्रॉफिट स्टेप आप इसे बोल दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में, अभी एमसीक्यूज कवर हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्रॉस एटीपी कितने हैं, और अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी कितने हैं, तो अलग अलग बताइएगा। देखें, ग्रॉस का मतलब है टोटल जो आपके सामने बने, प्रोड्यूस हुए, 2 और ये 2, यानी 2 एटीपीज एंड 2 एटीपी, टोटल विल बी 4 एटीपी, यानी 4 एटीपी वो हैं जो आपको ग्रॉस एटीपी जिन्हें आप कहेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से क्या ये 2 भी आप अपने प्रॉफिट में शुमार करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 यूज कर चुके थे, तो ये 2 उससे कैंसिल हो गए। तो नेट एटीपी विल बी
2 ATP, यहाँ पे हम उनको नेट ATP को हम कहेंगे कितने हैं 2। तो बेसिकली ये आपको चीज़ याद रखनी होगी कि ग्रॉस ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 4, नेट ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2, और वो स्टेप कौन सा है वो भी आपको याद रखना होगा, दैट इज व्हेन फॉस्फोइनोल पायरोवेट बिकम पायरोवेट, तो 2 ATP, और अगर ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट विल बिकम ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, तो रिकवरी स्टेप। ठीक है, तो स्टूडेंट होपफुली आपको मैंने कोशिश ये की है कि ग्लाइकोलिसिस को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकूं जितना आसान हो सके। अब मैं कोशिश ये करता हूं इसको एक स्टोरी की मदद से आपको जो है ना वो मेमोराइज करवा सकूं। देखिए स्टूडेंट, कोशिश ये करते हैं कि इसको मेमोराइज करें, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुल्लू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये फोकस कीजिएगा कि अगर आपको इससे समझ में आ जाए, याद हो रहा हो और मेमोराइज हो रहा हो चीज़, तो आपको आसानी हो जाएगी इसमें। तो कहानी कुछ यूं है कि गुल्लू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ठीक है, और पेपर के बाद ही वॉज वेटिंग फॉर रिजल्ट, और उसकी जो जीपी है, ठीक है, जीपी है जिसको हम कहते हैं, उसकी जो जीपी है वो 6 बनी, और वी नो दैट 4 मैक्सिमम 4 है, बट एक इमेजिनरी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। गुल्लू एक्चुअल में इट्स नॉट अ गुल्लू, इट विल बिकम ग्लूकोज लेटर ऑन। तो आप स्टोरी याद रखें, आपको खुद मैं समझाऊंगा क्या होगा ये। गुल्लू की जीपी ठीक है 6 बनी। ही वॉज थिंकिंग कि ये कम है और अगर घर वालों को पता चल गया वो मुझे निकाल देंगे। सो उसने एक प्लान बनाया फॉर फेक प्रोसेस। ही थॉट मुझे कोई फेक प्रोसेस करवाना होगा जिसके जरिए मेरी जो 6 जीपी है, फेक प्रोसेस के जरिए 6 जीपी वो बढ़ जाए और घर वालों के सामने मैं सुरखरू हो सकूं। इस मकसद के लिए उसने, कौन से मकसद के लिए? फेक प्रोसेस करवाने के लिए यूनिवर्सिटी में जो एडमिन डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, क्लर्क वगैरह जिन्हें आप कहते हैं, उनसे बात की। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, आप मुझे 1,000 रुपये अभी दीजिए। ठीक है, कितने? 1,000 का नोट अभी पकड़ाइए एडवांस, 6,000 आप कल लेकर आएंगे, 6,000 आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स में मैं आपका काम कर दूंगा। कितनी इंस्टॉलमेंट्स? 2। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट, ऐसा ही है ना, 2 इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप गौर से देखें, गुल्लू की जीपी 6 बनी, फिर उसने जीपी को बढ़ाने के लिए फेक प्रोसेस का सोचा और फेक प्रोसेस के लिए 1,000 रुपये और 6,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में पे किए। तो आपको यहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ये यहां से चीजें आप क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि गुल्लू पैसे देकर घर आ गया। ही वॉज थिंकिंग कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, अब तो कोई इशू नहीं है, पैसे भी दे दिए अब तो, ठीक है। अच्छी बात तो नहीं है ये जो कुछ मैं आपको एक स्टोरी की सूरत में बता रहा हूँ, लेकिन अब चूंकि एक चीज़ को रिमाइंड करना है तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स देख रहे हैं। अगले दिन गुल्लू ने अपनी जीपी चेक की तो ही वॉज सरप्राइज्ड, उसका जो गैप है, जीएपी गैप, वो बजाय उसकी जीपी का लेवल जीपी बढ़ने के, वो उसकी जीपी कम हो गई, उसका गैप और कम हो गया। GA3P, दोबारा सुनिए, उसका गैप कम हो गया, 6 से वो हाफ होकर 3 पर आ गया। अब ये GA3P एक्चुअल में आपके पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है। अच्छा, इसी के सामने यहां देख लेते हैं, उसका गैप कम हो गया, असल में उसके साथ हुआ है धोखा, DH। तो आप यहाँ पे DH को ध्यान में रख लें, जिस तरीके से भी आप अब रखना चाहें। एक्चुअल में DHAP है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन। इफ़ यू आर सिंधी स्पीकिंग, और अगर इफ़ यू आर नॉट, तो इवन दो अगर आपको थोड़ी बहुत सिंधी मालूम है, एक वर्ड है धक लगी हुए हो, धक, सदमा, ठेस, ठीक है,
उसको कहते हैं। जब, अच्छा मुझे बताएं, जब किसी के साथ ऐसा हो कि पैसे भी दिए और उसकी जो जीपी है वो बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज हो जाए, तो सिंधी के लिए सिंधी का एक वर्ड यूज कर लेते हैं, धक लगी हुए, सदमा पहुंचा, ठेस पहुंची। यहां पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं पी से, तो एक्चुअल में ग्लाइसिल एल्डिहाइड और बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब गुल्लू के साथ धोखा हुआ है, गुल्लू के पैसे भी गए, उसका गैप भी कम हो गया। गुल्लू को अब उसी आदमी से जाकर बात करनी होगी और वो पूछेगा कि भाई क्या किया तुमने मेरे पैसों का, मैंने पैसे दिए थे और मेरा काम नहीं हुआ। तो गुल्लू गया और उसने पूछा कि भाई मैंने आपको जीपी के लिए पैसे दिए थे, अपनी जीपी बढ़ाने के पैसे दिए थे, आपने तो उल्टा बढ़ाने की कम कर दी। तो जो रिप्लाई मिला वो ये कि भाई असल में सख्ती बहुत हो रही है और आपके जो पैसे हैं वो कम पड़ गए और ये हुआ वो हुआ, तो अगर आप डिस्काउंट पैकेज के साथ इस दफ़ा आप एक काम ये करें, 1000 रुपये अभी दीजिए और 3000 आप बाद में देंगे, 2 इंस्टॉलमेंट आपकी बना दूंगा मैं, और आप जो है अब आपका काम इस दफ़ा 100% हो जाएगा। यानी अगेन गुल्लू को एक दफ़ा यहाँ चूना लगाया गया, पैसे लूटे, और गुल्लू को दोबारा भी अब चूना लगाने का प्लान हो रहा है। यानी गुल्लू ने अपनी जीपी के बारे में जब पूछा कि भाई मेरी जीपी का क्या किया, पैसे दिए थे, तो आगे से बहाने कि ये हो गया वो हो गया, इस दफ़ा तुम थोड़े पैसे दो ताकि तुम्हारा काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वटेवर जो भी। तो 1000 रुपये भी दो, 3000 बाद में, और बाय 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा होगा, ग्लाइसरेट 13 बाय फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद गुल्लू ने पैसे तो दिए, अब उसको लगा ठीक है सच बोल रहा होगा, गुल्लू ने पैसे दिए, लेकिन उसकी जो जीपी है वो 3 ही रही, मतलब इस बार भी उसके साथ हाथ हो गया, यानी उसकी जो जीपी है स्टिल रिमेन 3। इस दफा गुल्लू को समझ में आ गया कि उसे बार बार चूना लगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है पैसे लेकर। तो इस बार गुल्लू को आ जाता है गुस्सा और वो ऑफिस गया और ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ कर दी, जिसको पैसे दिए थे, जिससे काम करवाना था, उसके ऑफिस में तोड़ फोड़ कर दी गुस्से में, तैश में आके। उन्होंने गुल्लू को मजा चखाने के लिए उसकी जीपी और कम कर दी, 2 कर दी। ठीक है, तो ये ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, ये बनेगा ग्लाइसरेट 2 फॉस्फेट। गुल्लू ने जब देखा कि उसकी जीपी का ग्राफ नीचे ही जा रहा है बजाय ऊपर जाने के, तो अब गुल्लू को लगा कि अगर वो कुछ और करेगा तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। गुल्लू मायूसी और नाउमीदी की हालत में सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चला गया घर, और जहन में ये फैसला कर लिया कि भाई मुझसे नहीं होता ये, अगर मैंने कुछ भी अब इनके साथ किया, क्योंकि जीपी का ग्राफ जो है ना, अच्छा यहाँ पैसे लिए जीपी 3 कर दी और तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने उसको मजा चखाने के लिए जीपी 2 कर दी। घर गया, बहुत ज्यादा गुस्से में था, प्यास भी शदीद लग रही थी, फ्रिज से पेप्सी निकाल के पी ली, प्यास भी बुझ गई, गुस्सा भी ठंडा हो गया। पेप्सी, तो यहां पेप्सी एक्चुअल में ये पेप्सी जो है वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, ये आपको हटा देना होगा बाद में, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, पीईपी। अब आप ये नहीं बोल सकते सर मुझे 7 अप अच्छा लगता है, मैं 7 अप लिखूंगा, या मुझे मरिंडा अच्छी लगती है तो वटेवर, ऐसा कुछ नहीं। पीईपी पेप्सी, पी फॉर फॉस्फो, ई फॉर इनोल, पी फॉर पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, गुस्सा ठंडा हो गया, प्यास बुझी। अब गुल्लू ने सोचा भाई मुझसे नहीं होता पढ़ाई, हमसे नहीं हो पाएगा। गुल्लू ने टीवी का रिमोट उठाया और मूवी का प्लान बना लिया। इत्तेफाक से पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जो है वो मूवी चल रही थी। तो एक्चुअल में आप इसको यूं समझ लें, पायरोवेट,
पायरोवेट, ठीक है। तो बेसिकली पायरेट और पायरोवेट इस तरीके से याद रखना है। तो स्टूडेंट मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही चीज़ जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। पहले आपको इन पूरे स्टेप्स को, प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, इन सारे के सारे स्टेप्स को एज इट इज़ जो है वो समझना पड़ेगा, इनको याद रखना पड़ेगा। फिर ये एक्चुअल में जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई, इस स्टोरी की मदद से आपको सिर्फ हिंट मिलते हैं कि अच्छा इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस स्टेप के बाद ये स्टेप परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर कोई चीज़ स्किप कर रहे होंगे अपने माइंड में, तो ये स्टोरी बस आपको उन चीज़ों को रिकॉल करने में और उनको जहन में दोबारा से लाने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा कुछ ख़ास मैं ये नहीं कह सकता कि यही एप्लीकेबल है और इसी से जो है ना आप इसको समझेंगे। समझने के लिए डेफिनेटली आप इसको अलग से ट्राई कीजिएगा और फिर ये स्टेप्स आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा और हमने ग्लाइकोलाइसिस के तमाम स्टेप्स को डिस्कस किया और लास्ट में हमने कोशिश की कि एक छोटी सी समरी बना लें जो कि मेमोराइज करने में हमें हेल्प कर सके। तो ये हम लोगों ने इस वक्त चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक में एरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।